नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीटा टेक्निकल कैंपस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में। पिछले जो दो वीडियो आए थे, पहले में आपने देखा गेट के बारे में और दूसरे में आपने देखा एसएससी जेई के बारे में, और ये तीसरा हमारे पास में आता है दैट इज़ योर स्टेट इंजीनियरिंग के जो भी ऑर्गेनाइज होते हैं एग्जाम, असिस्टेंट इंजीनियर के, जूनियर इंजीनियर के, आज बात करेंगे इसके बारे में। तो वापस से वही दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में कि इसको सिलेक्ट करना क्यों है, और दूसरा कि अगर करना है तो हमको किस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा कि एग्जाम वहां पर निकल जाए। ठीक, पहला रीजन अगर बोला जाए कि पहली चीज अगर बोली जाए कि इसको इस एग्जाम को सिलेक्ट करने का रीजन क्या है, क्यों सिलेक्ट करना, तो देखो पहला रीजन तो ये आपके पास में इसको सिलेक्ट करने का कि एक होता है आपके पास में गेट का एग्जाम, एक आपके पास में हुआ था ईएससी का एग्जाम, और एक आपके पास में हुआ था एसएससी जेई का एग्जाम। तो ये जो आपके पास में स्टेट लेवल का एग्जाम है, ये इन तीनों के कंपैरिजन में निकालना थोड़ा सा आसान पड़ता है। पहला तो हुआ ये। दूसरा रीजन ये कि आपको जॉब करना है आपके स्टेट में, आपके स्टेट में ही आपको सारा का सारा पोस्टिंग चाहिए, हो सकता है आपके होम टाउन के आसपास पोस्टिंग हो जाए। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो दूसरा रीजन हो गया सिलेक्ट करने का ये। इज इट ओके? अगर बात करें यहाँ पर तो अलग अलग स्टेट अपने पास में बहुत सारे एग्जाम करवाता है। महाराष्ट्र की बात करो तो एमपीएससी, एई, डब्ल्यूआईटी, जेई, एमआईडीसी, बीएमसी, इनमें जेई का पोस्ट हो गया। मध्य प्रदेश की बात करो तो एमपीपीएससी, एई, व्यापम सब इंजीनियर हो गया। राजस्थान की बात करो तो आरपीएससी, एई हो गया। जीपीएससी, एई हो गया। यूपी की बात करो तो यूपीपीएससी, एई हो गया। तो इस तरीके से आपके पास में हर स्टेट के अपने अपने वहाँ पर एग्जाम्स, नंबर ऑफ एग्जाम्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं वहाँ पर कि कितना वैकेंसी आने वाला है, कितना वैकेंसी नहीं आने वाला। बात आती है कि इन सभी के सभी एग्जाम में कॉमन क्या है और दूसरा कि यहाँ पर डिफरेंस क्या है। अगर तुम पूरे के पूरे सभी एग्जाम में कॉमन पार्ट की बात करो तो ये कॉमन आता है आपके पास में क्या, दैट इज योर सिलेबस। और अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर आपके पास में सिलेबस कॉमन है, डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट आ जाता है यहाँ पर क्या, दैट इज योर पैटर्न। की पैटर्न आपके पास में एग्जाम का डिफरेंट होता है। अब जनरली अगर मैं यहाँ पर एग्जाम की बात करूं तो ये जितने भी एग्जाम हैं इनमें से कुछ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आपके पास में दोनों पोर्शन को कवर करते हैं स्टेट लेवल के एग्जाम। इसमें आपका टेक्निकल भी आता है, नॉन टेक्निकल भी आता है। कुछ कुछ एग्जाम में नॉन टेक्निकल का वेटेज ज़्यादा होता है, टेक्निकल का वेटेज कम होता है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें तो नॉन टेक्निकल, कुछ पोर्शन नॉन टेक्निकल का सारे स्टेट में कॉमन है। जैसे कि इंग्लिश उसको पूछना ही पूछना है, रीजनिंग उसको वहाँ पर पूछना ही पूछना है, और कुछ जगह पर कंप्यूटर नॉलेज वहाँ पर चेक कर लेते हैं, अदरवाइज वहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज हर जगह नहीं आता। जैसे महाराष्ट्र में कंप्यूटर वगैरह के बारे में कम पूछते हैं, एमपी वगैरह में कुछ कंप्यूटर के बारे में पूछ लिया जाता है। तो बात आती है यहाँ पर कि नॉन टेक्निकल में इंग्लिश का पोर्शन, रीजनिंग का पोर्शन, कंप्यूटर नॉलेज का पोर्शन, इसके अलावा जीएस का पोर्शन एक आता है। अब जीएस का जो पोर्शन आता है और एक आ जाता है आपके पास रीजनल जो भी लैंग्वेज होगी। महाराष्ट्र के एग्जाम की बात करोगे तो मराठी एग्जाम, मराठी आ जाती है। मध्य प्रदेश की बात करोगे तो वो हिंदी वगैरह पूछ लेता है। तो कुछ इस तरीके से नॉन टेक का पोर्शन है जिसमें से इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर ये तो सबका कॉमन रहने वाला है और ये आपका अच्छा होना भी चाहिए। तो इंग्लिश का पोर्शन हो गया, रीजनिंग का पोर्शन हो गया। अब अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो मराठी यहां पर आ गया, अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो इनके साथ में हिंदी यहां पर आ गया। तो कुछ इस तरीके से आपके पास नॉन टेक्निकल का पोर्शन है। टेक्निकल का पोर्शन जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में वहां पर कॉमन रहने वाला है। टेक्निकल में कुछ भी फर्क नहीं आता, फर्क आता है तो सिर्फ वेटेज का, जिसमें से भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका वहां पर सभी एग्जाम्स में वेटेज सेम रहता है। तो ये हो गया आपके पास में कौन सा, टेक्निकल वाला पार्ट हो गया। बात आती है कि तैयारी कैसे करी जाए। तो देखो यहाँ पर आपके पास अगर टेक्निकल पार्ट की बात करोगे तो टेक्निकल पार्ट तो आपको पढ़ना तो पूरा पड़ेगा, पढ़ना आपको सिलेबस पूरा पड़ेगा, क्योंकि जनरली ऐसा होगा कि कुछ सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड नहीं होंगे तो इसमें होंगे, इसमें नहीं होंगे तो इसमें होंगे, इसमें नहीं होंगे तो इसमें हो रहे होंगे। तो टेक्निकल तो आपको पूरा क्लियर करना है, टेक्निकल तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का क्या तरीका, वही आपके पास बताया था, मेजर प्लस माइनर, मेजर प्लस माइनर, मेजर चलाते जाओ। उसके बाद में आपके पास जब ये मेजर एक कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसको रिवीजन पे डाल दो। एसएससी जेई और गेट के वीडियो में बताया हुआ है आपको। नॉन टेक्निकल पोर्शन में स्कोर करने की बात करते हो तो चलो अगर मैं इस जेई के एग्जाम को ही उठा लूँ, आपके पास में इस जेई के एग्जाम को उठा लूँ तो 10 क्वेश्चन, ये 60-40 चलता है यहाँ पर, 60 टेक्निकल 40 नॉन टेक्निकल। और अगर मैं 40 नॉन टेक्निकल की बात करूं तो 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 10 क्वेश्चन मराठी के हैं, 10 क्वेश्चन जीएस के हैं और 10 क्वेश्चन आपके पास में किसके आते हैं, रीजनिंग के आते हैं।
अब आपके पास अगर इंग्लिश का बोलते हो, चलो ठीक है इंग्लिश उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती, बट 10 में से 6 नंबर मान लो इंग्लिश में आ गए। दूसरा आता है मराठी। अब तुम बोलो कि मराठी भी नहीं आती तो गलत बात हो गया, कि इंग्लिश नहीं आती मराठी भी नहीं आती, तो फिर आता क्या है? तो फिर मराठी तो आनी चाहिए, मतलब नॉर्मली बता रहे हैं मराठी तो आना चाहिए। और अगर मराठी आता है आपके पास में 10 में से 8 नंबर मान लो यहाँ पर आ गए। रीजनिंग पार्ट इतना टफ नहीं, इतना क्या टफ होता ही नहीं है, 10 में से 8 नंबर यहाँ स्कोर होता है। चलो जीएस के लिए मैं बोलता हूँ कि जीएस तो तुम वहाँ पर बस करके आ रहे हो, टिक करके आ रहे हो बस, और कुछ नहीं। तो 4 से 5 नंबर आपके पास यहाँ पर मान लो। तो ये हो गया आपके पास में 8 और 8 16, 16 6 22, 22 4 26, 26 नंबर आपके पास में यहाँ से हो गए। 26 क्वेश्चन यहाँ हो गए। टेक्निकल इतना रेडी करो कि 45 क्वेश्चन तो निकाल पाओ कम से कम 60 में, नहीं तो टेक्निकल पढ़ने का मतलब क्या? ये आपके पास में कितने हो गए? आपके पास में ये हो गए 71। 71 इंटू 2 कर दो, जो भी मार्किंग स्कीम है, तो आपके पास 140 के आसपास आपके पास स्कोर आ गया, सिलेक्शन हो जाता है। सिमिलरली हर एग्जाम का ऐसा ही है। आप वहां पर कभी भी एग्जाम के, अगर आप मुझसे बोलो कि सर ये पर्टिकुलर एग्जाम निकालने का तरीका क्या है, तो उसका तरीका सिर्फ इतना सा ही है कि वहां पर एक तो उसको वहां पर क्या करो, एनालिसिस करो। एनालिसिस आपके पास वहां करो कि टेक्निकल में किन सब्जेक्ट का वेटेज है, पहले वहां पर वेटेज वाले सब्जेक्ट को फिनिश करो। नॉन टेक्निकल वाले पार्ट को तुमने जबरदस्ती हैवी बना के रखा है, जबकि देखो ना यहाँ पर आपने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लिया था, सिमिलरली एमपी हो गया, सिमिलरली राजस्थान हो गया, सिमिलरली गुजरात हो गया। पैटर्न सब में सेम रहने वाला। अब रीजनिंग इंग्लिश थोड़ी तो आनी चाहिए, क्योंकि इतना और आता भी है। आप ट्राई करो एक बार, आप पढ़ के देखोगे एसएससी जेई लेवल का आपके पास एग्जाम का रीजनिंग आता है, ये आराम से निकाल लोगे आप। इंग्लिश थोड़ी सी वहां पर आपके पास नॉर्मल ग्रामर है, ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं तो वो बन जाएगा। रीजनल लैंग्वेज को पढ़ना इतना टफ है नहीं। जीएस वाले पार्ट को हटा दो, तो जीएस वाली मेहनत कहाँ कर दो? जीएस वाली मेहनत टेक्निकल वाले पार्ट में कर दो। अगर बात करें एग्जाम की, तो अलग अलग एग्जाम आपके पास में अलग अलग टाइप से होते हैं। कुछ नेगेटिव मार्किंग वाले भी हैं, कुछ जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती वो वाले भी हैं। अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास में नेगेटिव मार्किंग है और 200 नंबर का पेपर है, तो नेगेटिव मार्किंग के बावजूद फिर बाद में जब वहां पर आपके पास कट ऑफ जाता है, तो वो 110 से लेके 130 के राउंड घूमता है। और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 130 टू 150 आपके पास में कुछ इस लेवल से वहां पर कट ऑफ घूम रहा होगा। और आपने यहाँ पर देखा, आपने नॉर्मली भी अटेम्प्ट किया था, तो 140 मार्क्स आपका वहां पर आता था। एग्ज़ाम को निकालने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी किसी एग्ज़ाम की आप बात करते हो तो 10 से 15 दिन का टाइम उसको दो। 10 से 15 दिन वहाँ पर पेपर के एनालिसिस में उसको दो। पेपर का एनालिसिस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि किस पोर्शन से क्वेश्चन आ रहा है। टेक्निकल तो तुमको नो डाउट पूरा का पूरा रेडी करना पड़ेगा। एक बार पूरा टेक्निकल हो गया तो फिर जो भी एग्जाम आ रहा है उस एग्जाम में जिसका जैसा वेटेज है, तुम उसको वहां पर एक बार देख सकते हो कि हाँ अभी इस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करके पढ़ना है, बट एक बार तो पूरा टेक्निकल करना पड़ेगा। नॉन टेक्निकल पार्ट की बात करोगे तो नॉन टेक्निकल आपके पास में एग्जाम टू एग्जाम वहां पर वेरी करता है। तो नॉन टेक्निकल आप वहां से देख लेना, इंग्लिश तैयार कर लो, मराठी तैयार कर लो, आपके पास मराठी की जगह ऑप्शन हिंदी है तो हिंदी रेडी कर लो। कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पर एग्जाम हो रहा होगा। थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। नॉन टेक्निकल में आप जिस पार्ट में मेहनत नहीं कर रहे हो वो है जीएस का पार्ट, तो इसमें मेहनत करने के लिए पहले ही मना कर दिया कि मत करो। पर टेक्निकल पे मेहनत करो, नॉर्मल रीजनिंग वगैरह मेहनत करो। रीजनिंग वगैरह पढ़ना कहाँ से, नॉर्मल बुकलेट वगैरह भी आती है, पिछले साल के पेपर भी लगाओगे तो भी तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि करना क्या है। रीजनिंग पूछी जाती है, बार बार बोल रहा हूँ, एप्टीट्यूड उतना नहीं आता, प्रॉफिट लॉस ये सब वगैरह आपके पास में नहीं आता, आपके पास एप्टीट्यूड आता है। एक को बोला 2, 2 को बोला 3, तो एक को 3 बोला कि नहीं बोला? बिल्कुल बोला। कुछ इस तरीके से बात है। मेहनत करने का ऐसा है कि अभी आपके पास में टाइम सफिशिएंटली 4 से 5 महीने हैं। इन 4 से 5 महीनों में आराम से सारी चीज़ें की जा सकती हैं। आप कुछ मत करो, आप अभी 5-6 दिन और रुक जाओ, 5-6 दिन बाद से पढ़ना स्टार्ट कर दो। एक बार माइंड सेट करो, सब्जेक्ट उठाओ। आपके पास टेक्निकल की बात करते हो, आप दिन भर आपके पास में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 8 घंटे आप सोते हो, हटा दो 8 घंटे मान लो आपके पास में और चले गए, तो आपके पास 8 घंटे तो भी बचते हैं ना। जो 8 घंटे बचते हैं इसमें से अगर तुम पूरा का पूरा जितना भी टाइम अलॉट कर रहे हो, मैं कहता हूँ टेक्निकल के लिए आपके पास में वहां पर पूरे के पूरे इस 8 घंटे में से मान लो 3-4 घंटे भी टेक्निकल दे रहे हो, 1 घंटा आपके पास में वहां पर नॉन टेक्निकल भी दे दोगे तो भी तुम्हारा वहां पर काम हो जाएगा। थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। आपके पास टेक्निकल नॉन टेक्निकल का कुछ ऐसा रेशियो बनाइए। पढ़ने के लिए बहुत टाइम होता है, आप बोलते हैं कि पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता, पढ़ाई कुछ काम, अगर पढ़ाई करना है तो सिर्फ पढ़ाई करना है। पढ़ाई करने के अलावा अगर आप सोच रहे हैं कुछ और काम भी साथ में जाए तो नहीं होता। पढ़ने का टाइम आपको, आप बोलते हो एक दिन में 8 घंटे,
बोले सर कैसे हो गया, 8 घंटे कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता, आप सुबह टाइम उठते हो, सुबह टाइम उठने के बाद नाश्ता पानी करने के बाद में 2 घंटे पहले सिटिंग लगा लो। एक बार 2 घंटे की सिटिंग आपने मॉर्निंग में लगा ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोपहर को खाना खाते हो, खाना खाने के बाद 12-1 बजे के बाद 3 घंटे की सिटिंग लगा दो, 3 घंटे की सिटिंग ये लग गई। अब वहां पर 4 बजे समथिंग तुम फ्री हो जाओगे, 3 घंटे 1 से 3 की सिटिंग 1 से 4 बजा दिया तुमने, 5 बजा दिया मान लो, 5 बजे फिर उठ जाओ, 6, 7, 8 बजे तक मत पढ़ो, 8 से 11 का फिर सिटिंग लगा दो, 3 घंटे का सिटिंग वो हो गया। तो 3 घंटे का दोपहर को, 3 घंटे का शाम को, 2 घंटे का सुबह लगा दो, अपने आप तुम्हारे पास 3, 3, 6, 2, 8 घंटे का सिटिंग होता है। सिटिंग बनाइए, एक बार आप बैठना चालू करेंगे, एक बार पढ़ना चालू करेंगे, चीज़ें होना चालू हो जाएंगी। दिमाग में सोच के बैठे रहेंगे कि आपके पास में दिमाग में जबरदस्ती टाइम निकला जा रहा है, तो टाइम निकल भी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो कुछ इस तरीके से है, जो भी एग्जाम देना है, अलग अलग स्टेट है, हर एक स्टेट के स्पेसिफिकेशन बताया नहीं जा सकता, बट जो पूरा का पूरा समरी है वो इतना सा है कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पार्ट कवर करना है। नॉन टेक्निकल देखिए वहां पर क्या चीज़ आप पढ़ सकते हैं, क्या चीज़ नहीं पढ़ सकते, ठीक है। वहां पर उसका वेटेज देखिए, वेटेज आपको क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा आप स्कोरिंग आपका कहां पर होने वाला है। बस इतनी सी बात है मेरे दोस्तों, छोटी सी लाइन है जो सबने सुनी होगी कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बट एक दिन मिलती जरूर है, इतनी सी कहानी है। तो मेहनत करते रहिए, बिल्कुल बराबर अपडेट रहिए। चीज़ें हैं, चीज़ें आपके पास अगर समझोगे तो बहुत आसान है, नहीं समझोगे तो फिर तो ये लिस्ट लगा हुआ है, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम का लिस्ट लगा हुआ है, वहां पर फिर कुछ नहीं होने वाला, सोचने से कुछ नहीं होता। बात समझ में आती है? तो सिर्फ इतनी सी बात है मेरे दोस्तों, बने रहिए साथ में, एंड थैंक यू सो मच।